Hello guys. So this is the next topic for the 12th chapter of economics which is poverty elevation. अब गवर्नमेंट ने ऐसी कैसी स्ट्रेटजीज बनाई है जिससे वो पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी लिफ्ट कर सके. सो फर्स्ट पहले जिस तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी उसके कॉजेज हैं वही पॉवर्टी एलिवेशन के मेजर्स बनेंगे. सो ये बहुत ही इजी सा है और तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिट भी है कि जो प्रॉब्लम्स है वही प्रॉब्लम्स का हमको सॉल्यूशन देना है. मतलब वहाँ पर जो लिखा था उसका अपोजिट यहाँ पर आएगा. फर्स्ट क्या पॉइंट था? फर्स्ट ये पॉइंट था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो है. तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट करनी पड़ेगी अगर पॉवर्टी निकालना चाहते हैं. सेम टू सेम बात आई है यहाँ पर. जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था वही पॉइंट यहाँ पर भी लिंक होगा कि इंडिया को अगर पॉवर्टी से निकलना है, पॉवर्टी कम करनी है, तो 8 to 9% तक का रेट हमको रखना पड़ेगा. 8 to 9% तक का रेट हमको रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हायर ग्रोथ रेट रख के पॉवर्टी से निकल सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट. दूसरा, रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में हम लोगों ने दो टाइप की इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखी थी. एक तो पैसे के टर्म्स पे भी थी, दूसरा स्टेट इंटर स्टेट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है. जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, वहाँ पर प्रॉपरली पॉवर्टी ज़्यादा है. सो अनइक्वालिटीज़ दो पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं. एक मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी है. अगर रूरल एरियाज़ में जाए, गांव के एरियाज़ में जाए, तो वहाँ पर लैंड के टर्म्स में भी इनइक्वालिटीज़ हैं. वो हम लोगों ने आगे के टॉपिक में पढ़ा हुआ है. रिडक्शन इन अनइक्वालिटीज़, हम लोग इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज़ है वो कम करेंगे तो पॉवर्टी इजीली कम हो जाएगी. उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? हायर लेवल ऑफ पीपल से ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी एंड लोअर लेवल ऑफ पीपल को सब्सिडीज़ देगी. जैसे अभी का जो ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज आया हुआ है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए या इनइक्वालिटीज़ कम करने के लिए ये सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट. लैंड सीलिंग एक्ट गाइस, यहाँ पे पेज नंबर भी देख लेना और जो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो साथ साथ में आपके टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन करते रहना. ओके, सो लैंड सीलिंग एक्ट, ये हमको पता है, आपको भी पता होगा कि जो लैंड लॉर्ड, जो ज़मींदार के पास बहुत ज़्यादा अपने उसके क्राइटेरिया से ज़्यादा की लैंड अगर उसने ओन करके रखी है तो गवर्नमेंट वो लैंड सील कर लेगी, वो गवर्नमेंट अपने हिस्से में ले लेगी और सरप्लस लैंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. मतलब गवर्नमेंट जो है वो जो ज़मीन है वो पुअर फार्मर्स में बांट देगी. इसी तरीके से अगर आपको पता हो तो गांधी जी ने भूदान यज्ञ भी किया था, जिसमें वो पूरी कंट्री में पद यात्रा करके गए थे और जो ज़मींदार लोग थे उनके पास से उन्होंने कहा था कि आप हमको ज़मीन दान में दे दो, और वो ज़मीन वो उसी गांव के जो पुअर पीपल होते हैं, जो मजदूर फार्मर्स होते हैं, उनको उन्होंने दी थी. गांधी जी ने फिर उनको दे दी थी. ऐसा. सेकेंड टॉपिक है कि अच्छा इम्प्लीमेंटेशन, रैपिड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए टेनेंसी एक्ट का. टेनेंसी एक्ट मतलब टेनेंट, जो पर्सन रेंट पे फार्म लेकर फार्मिंग कर रहा है, या तो फिर जो पर्सन रेंट पे कोई रह रहा है, कोई भाड़ूत है, तो उसके लिए भी प्रॉपर मेजर्स या फिर लॉज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि वो ज़मींदार अपने मन चाहे या कभी भी आके वो नहीं बोल सकता कि अभी तो खाली कर, या तो फिर वो जो बेचारे ने अगर फार्मिंग पूरा कर लिया है, फसल उग गई है और अब निकालना ही बाकी है, उस टाइम पे वो ज़मींदार आके ये नहीं कह सकता है कि भाई अब ये तेरी ज़मीन नहीं है तो ये सारी फसल मेरी हो जाएगी. ओनरशिप राइट है टेनेंट के पास. तो ये एक्ट भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए. थर्ड पॉइंट है, इफेक्टिव efficient system should be kept so that the small farmers, marginal farmers को उनको न्याय मिले, राइट, टाइमली उनको पेमेंट वगैरह भी मिल सके. वो चीज़ों के लिए, छोटे फार्मर्स के लिए हमारे पास एक सिस्टम होनी चाहिए जहाँ पर ये लोग आके अपने प्रॉब्लम्स को बताएं. दूसरा, हमें ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखनी है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और इम्प्रूव्ड टूल किट्स सस्ते भाव में उनको मिल सके, जिससे कि वो अपने ही लैंड में, अगर छोटा सा लैंड भी है तो उसमें अच्छी तरीके से फार्मिंग कर सके. एंड उनका जो प्रोडक्शन बन के रेडी हुआ
वो प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट ही ले लेगी अच्छे गारंटीड प्राइस पे। देन फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स इन रूरल एरियाज़। क्यों भाई सिर्फ रूरल में ही, अर्बन में क्यों नहीं? अर्बन में कंपैरेटिवली लो पॉवर्टी रेट है जितना रूरल में है। रूरल में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रेट है, इसलिए वहाँ पर गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ती है ज़्यादातर। तो अब ये एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कौन सी स्कीम्स रखाई गई है? एक तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ के ही मज़दूर, मतलब पर्टिकुलरली एक गांव के मज़दूरों को जॉब भी दे देगी और उनके ही गांव में इरिगेशन, रोड्स, एजुकेशन, कम्युनिकेशन वाली फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका गांव भी डेवलप होगा एंड उनको जॉब भी मिल जाएगी। तो ये किसके अंडर में आता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल फंड, डेवलपमेंट फंड के अंडर में आता है, जिसमें पर्टिकुलरली बैंक बनाई जाएगी, फिर इरिगेशन सिस्टम्स, प्रॉपर रोड्स, बस स्टॉप्स वगैरह से ये सारी चीज़ें बनाई जाएगी, जिसमें वहाँ के लोगों को काम मिल जाए। फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट बहुत ही इनिशिएटिव देगी। उनके टैक्स फ्री होंगे, उनको ट्रांसपोर्टेशन कम रेट पे मिलेगा, देन उनके गोडाउन्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किए हुए होंगे, जो सस्ते दाम में वो लोग अपने गुड्स रख सके। तो ये सारी चीज़ें करके गवर्नमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चर यूनिट्स को। डेवलपमेंटल ऑफ सोशल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, फैमिली प्लानिंग, ये सारी सोशल फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल यूथ, गाँव में जो यूथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, इवन गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उन्होंने क्या किया हुआ होता है कि गांव में आदिवासी पीपल को प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, पूरा उनका जो यूनिट होता है, टाउनशिप होता है, उसी में उन लोगों को कुछ महीनों की ट्रेनिंग भी मिलती है, वहाँ पर ही फूडिंग, रेसिडेंस उधर ही होगा, और वो ट्रेनिंग मिल जाने के बाद गवर्नमेंट ही उनको रिक्रूट भी कर लेती है। फिर ये मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं इकोनॉमिक अनइक्वालिटीज़ घटाने के लिए। अब बात आई अर्बन एरियाज़ की, यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे हैं, अब बात आई अर्बन एरियाज़ की जो मेजर्स हैं। तो अर्बन एरियाज़ में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो मेजर्स नहीं चलते हैं, अर्बन एरियाज़ में एग्रीकल्चर वाला मेजर नहीं चलता है, यहाँ पर लेबर लॉ चलेगा। फिर दूसरा सेकेंड पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रीज़ में जो स्किल की नीड पड़ती है, वो स्किल हम लोग उनको वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे, तो दे विल गेट जॉब वेरी इजीली। फिर एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी हमको मिले प्रॉपरली। सोशल सिक्योरिटी का बेसिक मतलब है कि हाँ चलो, अगर एक पर्सन वर्क कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि उसको कभी भी जॉब से निकाल दिया जाए या उसकी सैलरी कट कर दी जाए। नो डाउट अभी की सिचुएशन में ऐसा हो रहा है ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई है, बहुत सारे वेज कट भी हो रहे हैं, बट इन नॉर्मल सिचुएशंस गवर्नमेंट श्योरिटी देता है कि सोशल सिक्योरिटी तो होती है कम से कम, कि ये सब आपको जॉब, अगर आप जॉब पे हो तो आपको प्रॉपर सैलरी अकॉर्डिंग टू योर वर्क मिलती रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। हमारी जो प्लानिंग है, जो गवर्नमेंट हर 5 साल पे प्लानिंग करती है, वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। जैसे कि वो लोग जो वर्क कर रहे हैं वो पेड वर्क हो, भले ही वो थोड़ी सी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं साथ साथ में, लेकिन उनको अपने काम के पैसे मिले। फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होगा। इन्वेस्टमेंट एंड डिज़ाइन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी ऐसे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में। स्कूल्स बनानी है कहीं पर, कोई इंडस्ट्री में अगर फर्नीचर क्रिएट करना हुआ है तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर सिखाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होगी। By giving priority to the programs which provide maximum employment opportunities per investment, जितना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट भी सामने मिलना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ चलो इन्वेस्टमेंट अच्छा करेगी तो सामने लोगों को जॉब भी मिलेगी। जैसे वो सर्कल है, वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा,
प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से लोगों के पास पैसे बढ़ जाएंगे, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने की वजह से उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा. सो इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विथ इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनस लिविंग स्टैंडर्ड. उसके बाद आते हैं ऑल्सो हाउएवर wherever possible even organized sectors by using labor intensive techniques. गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मशीन्स यूज़ कर रहे हैं और लेबर्स को अपने जॉब से निकाल रहे हैं, उसकी जगह पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ किया जाए जिसमें ज़्यादा लोगों को काम मिल जाएगा और डेली यूज़ के आर्टिकल्स ज़्यादा बनाए जाए कंपेयर्ड टू बहुत ही पॉश और हाई क्लास प्रोडक्ट्स जो होते हैं, लग्जरियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो कम बनाए जाए और डेली यूज़ वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाए जाए. Along with the increasing employment opportunities, necessary education and occupational trainings should be made available to the workers. एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग भी उनको देनी चाहिए उनके काम पे, जिसकी वजह से वो और अपना प्रमोशन खुद ही कर पाए, अपना डेवलपमेंट कर पाए. नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन. यस, ये जो बात मैंने कही वही आई है. पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन मतलब लग्जरियस और नॉन एसेंशियल, मतलब नॉन यूजफुल, जो सिर्फ पॉश लाइफस्टाइल के लिए हैं, जो ज़रूरी नहीं है, जो बेसिक नहीं है, उनका प्रोडक्शन कम कर दिया जाए. जैसे कि मोटर कार्स, स्कूटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कम हो और मिडिल क्लास और लोअर पीपल को जो रोज़ की चीज़ों में चाहिए होता है वैसे प्रोडक्शन ज़्यादा किए जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोडक्ट्स बिकते रहेंगे और इन लोगों को काम मिलता रहेगा. ओके, देन प्राइस स्टेबिलिटी. बार बार प्राइस फ्लक्चुएट होने की वजह से भी पॉवर्टी इंक्रीज हो सकती है. इंक्रीज देन इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन पॉवर्टी रिमूवल. अगर हम लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं, प्राइस बढ़ती ही जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों के पास उतने पैसे नहीं होंगे तो पॉवर्टी भी बढ़ेगी. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें दोनों टर्म्स पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉवर्टी भी मेंटेन हो एंड साथ साथ में लोगों को जॉब भी मिलती रहे. देन फूड सिक्योरिटी एक्ट. सॉरी, ये थोड़ा सा ब्लर हो चुका है बट आई होप इट इज़ विजिबल. फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा आया है कि एक पर्सन को अपने लाइफ जीने के लिए क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग ये मिनिमम फूड लेवल है कि पर मंथ पर पर्सन इतना खाना चाहिए होता है 5 किलो. और वो 5 किलो के हिसाब से अगर यहाँ पे हम लोग रेट्स निकालें तो भी इट्स रियली वेरी लो रेट्स कि बेसिक नेसेसिटीज़ तो इतनी ही कंप्लीट होनी चाहिए. फिर रिमूवल ऑफ इलिटरेसी इन लिमिटेड फैमिली साइज. दोनों चीज़ों का जो कॉजेज़ थी उसका यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया. एक तो था कि ज़्यादा लोग होने की वजह से, फैमिली साइज़ बड़ी होने की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही थी, तो उसकी भी बात यहाँ पर कर दी कि फैमिली साइज़ को लिमिट करो, जिसकी वजह से हमको फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं होगी. देन सेकंड, इलिटरेसी को भी रिड्यूस करो, मतलब लिटरेट करो लोगों को, पढ़ाओ लिखाओ, राइट. पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया. ये सारी चीज़ें हम लोग बोलते रहते हैं, बट at the end what we do is we blame it on the government that हाँ ठीक है, ये लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, स्कूल नहीं बना रहे हैं, लोगों को पढ़ा नहीं रहे हैं, वगैरह वगैरह. At this point we can also take a step कि हमारे आसपास अगर ऐसे कोई लोग हैं, कोई आंटी, कोई अंकल या कोई भी ऐसे पर्सन, might be it should be only one also, कोई एक भी, तो हम उन्हें एटलीस्ट ABCD या फिर बेसिक लिखाई पढ़ाई तो सिखा सकते हैं. So why do we blame the government to act according to their? We can also do, and literacy को कम किया जा सकता है अगर पूरी कंट्री साथ में मिलकर वर्क करे तो. Okay, apart from this, यहाँ पे टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारी ये बात हो रही है कि पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो पॉवर्टी रहेगी ही, इसलिए चिल्ड्रंस के नंबर्स कम करो. दूसरा, पंजाब मॉडल को अडॉप्ट करो. पंजाब मॉडल मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मॉडर्न तरीके से होता है कि अगर रेनफॉल ना भी हो तो भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी उन्होंने मैनेज करके रखी हुई है. सो एग्रीकल्चर के लिए या पॉवर्टी हटाने के लिए हम लोग वहाँ का मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं. इवन एग्रीकल्चर के लिए पंजाब का मॉडल और
पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए केरला का मॉडल यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर माइक्रो फाइनेंस कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। माइक्रो फाइनेंस जैसे अभी का जो पैकेज आया हुआ है 20 लाख करोड़ रुपए का, उसके अकॉर्डिंग भी ऐसा है कि मिडिल क्लास पीपल को नॉर्मल प्रूफ दिखा के अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सो दिस इज़ द माइक्रो फाइनेंस। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जिस तरीके से लोन लेती हैं, हम लोग वैसे नहीं, बट छोटा छोटा पैसा जो लेस अमाउंट में मिलेगा, तो इससे क्या होगा, लोग परमानेंटली अपने लिए, फॉर एग्जांपल अगर ये मनी मिल रहा है तो कोई भी पर्सन है कि वो बार्बर की शॉप खोल सकता है, कॉबलर की खोल सकता है, टेलर की खोल सकता है, राइट। सो बेसिक चीज़ों से वो सेल्फ रिलायंट हो पाएगा। सो सेम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 to 40,000 की लोन मिल सके अगर बैंक से, तो वो लोग सेल्फ रिलायंट होंगे। सेल्फ रिलायंट का बेसिक मतलब है, आई एम रियली वेरी सॉरी, इट्स नॉट क्लियर, बट आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट द पर्सन बिकम्स सेल्फ रिलायंट। मतलब बेसिक सा पैसा मिलेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, खुद के बलबूते पे, कहीं पे जॉब ना करके भी। तो ये ऐसे सारे जो योजनाएं हैं उनका गाइडेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एंड माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करने की वजह से पॉवर्टी बहुत ही ईजिली कम हो सकती है। दैट वाज द टॉपिक। क्लियर? Thank you so much. And still, if there are any doubts, if you need some guidance, please feel free to contact me. Okay, best of luck for your exams. Thank you so much. Bye bye.